आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है उनको रिमूव करने का। तो उसी संदर्भ में आज हम ये देखेंगे कि लोकसभा स्पीकर जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हटाए जा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, क्या क्या शर्त रखे गए हैं, शर्त हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब आज हम देखेंगे। आज की इस छोटे से वीडियो में इस बात को समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो उनके रिमूवल की बात जो है आर्टिकल 94 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 94 में जो कैसे पद खाली हो सकता है, इसके बारे में कई सारी चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। प्रोसेस ऑफ रिमूवल यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ड्यूरिंग रिमूवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, ये आपका आर्टिकल 96 में दिया हुआ है। और थर्ड है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये एक जो लोकसभा का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, ये भी गाइड करता है कि उसका रिमूवल प्रोसेस कैसा होगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए कि नोटिस ऑफ इंटेंशन, मिनिमम 40 डेज नोटिस इज मैंडेटरी। 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। रिटन नोटिस दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो लोकसभा के में एमपी के द्वारा, किसी भी लोकसभा के एमपी के द्वारा दिया जा सकता है। किसको दिया जाएगा? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। ये सारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसी के अकॉर्डिंग ये गाइड होता है। 14 डेज का नोटिस मैंडेटरी है। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो कोई भी एमपी लोकसभा का दे सकता है। किसको एड्रेस होगा? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। अब सेकंड स्टेप में देखिए कि कब ये मोशन जो है एडमिट होगा आपका लोकसभा में। पहले तो ये नोटिस दिया गया, 14 दिन के बाद इसको लोकसभा में लेके जाया जाएगा। अब लोकसभा में ये एडमिट होगा या नहीं, इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, एडमिशन इसका होगा या नहीं, उसके लिए एक जो जरूरी शर्त है कि 50 मेंबर्स का सपोर्ट अनिवार्य है। उसी टाइम पे वोटिंग कराई जाएगी और 50 लोग उसके पक्ष में है कि नहीं कि इस मोशन को एक्सेप्ट किया जाए। अगर 50 एमपीज उस सपोर्ट में है तो उस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर फाइनल उसके ऊपर फिर डिबेट्स एंड डिस्कशन होगा। अब जब डिबेट्स एंड डिस्कशन होगा तो उस टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात 96 में लिखी हुई है कि स्पीकर जो है, करंट स्पीकर कैनॉट प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स। क्यों? इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि जिसके खिलाफ आप मोशन ऑफ रिमूवल लाए हैं वही चेयर पे बैठेगा, तो हो सकता है पार्शियलिटी हो, पार्टीजान इंटरेस्ट सर्व हो। तो इसकी इससे इससे अच्छा है कि कोई एक दूसरा व्यक्ति चेयर पर बैठे ताकि प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं है। तो कौन प्रिसाइड करेगा उस समय? तो डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर का पद आप लोग जानते हैं कि 2019 से खाली है। तो डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर के एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर काम करता है। तो अभी कौन काम करते हैं? तो अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ये अपॉइंटेड बाय, सिलेक्टेड बाय स्पीकर अगेन। जो एक लिस्ट होती है 7-8 लोगों का लिस्ट है, आप लोकसभा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो स्पीकर के एब्सेंस में ये चेयरपर्सन होते हैं, तो ये लोग चेयर करेंगे। और लोकसभा स्पीकर, जो करंट जो स्पीकर है, वो नॉर्मल एमपी की तरह बाकी लोग जहां बैठते हैं वहां पे वो बैठेगा। तो जब डिस्कशन होगा तो उसमें स्पीकर्स के क्या क्या पावर्स होते हैं। तो स्पीकर एक नॉर्मल एमपी की तरह बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में, किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जब वोटिंग देने की बारी आएगी तो बाकी अगर नॉर्मल बिल्स हैं उसके ऊपर अगर डिस्कशन हो रहा है, उसके ऊपर वोटिंग हो रही है, तो नॉर्मल एमपी की तरह वो वोट करेगा। और फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का पावर उसके पास है। जो एक नॉर्मल एमपी करते हैं वही पावर है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर देगा, जब वोट पे आया तो वोटिंग कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि टाई हो गया, इक्वल वोट्स हो गए, टाई का मतलब इक्वल हो गया, इक्वल वोट्स, अब इस टाइम पे क्या है कि लोकसभा स्पीकर के पास एक निर्णायक मत होता है, दैट इज कास्टिंग वोट। इसका प्रयोग वो नहीं कर सकता है। जब वो एक नॉर्मल एमपी की तरह है तो उसके पास कास्टिंग वोट का पावर नहीं है, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो कैनॉट यूज कास्टिंग वोट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब आर्टिकल 96 में दिया हुआ है। अब स्टेप 5, वोटिंग रिक्वायरमेंट। द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ये आपका 94 में ही ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 94 में। नॉट जस्ट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी सिंपल मेजॉरिटी, ये है सिंपल मेजॉरिटी। यानी सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, इसमें चाहिए क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसमें आपको प्रभावी बहुमत चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या होता है? तो देखिए क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी 543 अगर लोकसभा का स्ट्रेंथ है तो माइनस वेकेंट सीट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर मेजॉरिटी
फॉर रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। अगर मान लीजिए कोई भी वेकेंट सीट नहीं है तो 543/2+1 यानी 273 जो सरकार को बनाने के लिए आपको चाहिए उतने ही पक्ष में वोट पड़ेंगे, तभी ये मोशन को हम पास मानेंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। इवन इफ 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, मान लीजिए बहुत सारे एब्सेंट है, तो सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो ये हो गया 151, 150+1। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें तो 300 मेंबर भी हैं, तो भी आपको 273 ही चाहिए। तो हर हाल में चाहे वो हो या नहीं हो, कितने मेंबर्स प्रेजेंट है उससे हमें नहीं मतलब है, हमें दो 273 वोट में पक्ष में वोट पड़ने ही चाहिए, तभी ये रिजोल्यूशन को पास माना जाएगा। अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो क्या होगा, स्पीकर इमीडिएटली वेकेट्स द ऑफिस, और इनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर पद संभालता है। डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से उनमें से कोई एक पद संभालता है। कब तक, जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कितनी बार किया गया है। आजादी के बाद के इतिहास की हम बात कर लेते हैं कि आज तक लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इस तरह के मोशन कितनी बार लाए हैं। तो ये आपका 1 2 3, तो इसका आंसर है एक्चुअली 3 टाइम्स लाए गए हैं। इसका आपको सॉल्यूशन में भी मैंने दे दिया है कि 3 बार लाया गया है। एक बार 1954 में जीवी मावलंकर जो फर्स्ट स्पीकर थे उनके खिलाफ ये मोशन लाया गया था, लेकिन ये डिफीटेड, ये पास नहीं हो पाया। 273 तो खैर उस टाइम नहीं था, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं आ पाया। उस समय जो सदन का स्ट्रेंथ होगा उसका ½ + 1 नहीं हो पाया। 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ ये मोशन लाया गया, बट इट कुड नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वो जो 50 मेंबर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो एडमिट ही नहीं हुआ। 1987 में अगेन इट वाज एडमिटेड, मोशन अगेंस्ट बलराम जाखर, इट वाज एडमिटेड बट अगेन इट वाज डिफीटेड, पास नहीं हो पाया, रिक्वायर्ड मेजोरिटी इसको नहीं मिला। तो इन ऑल 3 केसेस द मोशन फेल्ड एंड द नन ऑफ द स्पीकर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। मतलब आज तक किसी भी स्पीकर को हटाया नहीं गया है लोकसभा से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चौथी बार है जब मोशन लाया गया है। एडमिट होने के लिए 50 मेंबर्स की शर्त है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन का जो स्ट्रेंथ है इस बार 235 है, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन डिफीट होने के चांस है, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में है, सरकार के पक्ष में वोट करेगी, तो ये आपको मोशन फेल हो जाएगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।